नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। यहाँ पे हम ऑल इंडिया रेडियो के दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम स्पॉटलाइट और वर्ल्ड न्यूज़ की समरी आपको एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में और उसका एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसका रेलेवेंस के साथ आपको बताएंगे। वीडियो के एंड में हम दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव से और दो या तीन मैप लोकेशन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रदीप शोरान और आप डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं जो कि चरखी दादरी में लोकेटेड है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज का टॉपिक स्पॉटलाइट में थोड़ा सा इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर ही था, तो इसका एग्जाम से इतना रेलेवेंस डायरेक्ट नहीं है। बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहे हैं। तो फॉर योर नॉलेज, बिहार में एनडीए ने ऑलमोस्ट क्लियर मेजोरिटी जीत लिया है। एमपी में जो बाई इलेक्शंस हुए वहाँ पे बीजेपी ने 19 आउट ऑफ 28 सीट जीत लिए। कर्नाटका में 2 में से 2 जीत लिए। हरियाणा में एक सीट पे बाई इलेक्शन हुआ था जहाँ पे कांग्रेस ने जीत लिया। यूपी में बाई इलेक्शंस में बीजेपी ने 7 में से 6 सीट जीत ली हैं। गुजरात में 8 में से 8 सीट जीत ली हैं। तो ये हमारे इलेक्शन का रिजल्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जैसे एमपी में 28 सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन क्यों हुआ और एंटी डिफेक्शन से इसका क्या लिंक है और उसका रेलेवेंस मेंस और प्री में क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस न्यूज़ से क्या समझना चाहिए? हमें एक तो एंटी डिफेक्शन की लॉज और उसके प्रोविजन पढ़ने चाहिए प्री के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर, इसमें कितने मेंबर होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी पावर्स, उनकी सैलरी, उनका रिटायरमेंट, उनकी पेंशन्स, स्टेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सब प्रोविजंस। किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, वो हमें पढ़ने चाहिए। बाकी मेंस के हिसाब से हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो कंसेप्ट है कि जो स्टेट और पार्लियामेंट के इलेक्शंस है वो एक साथ ही कराया जाए ताकि हमारा मनी और लाइक टाइम भी बचे, पैसा भी बचे। और क्योंकि इंडिया में 12 महीनों में कभी ना कहीं ना इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो उसके कारण स्टेट मशीनरी भी इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का एक कंसेप्ट है, या स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, इलेक्शन में करप्शन होता है, ऑल दिस। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। तो आज के टॉक से मैंने जो एक दो लाइन मुझे अच्छी लगी जो हम कहीं मेंस में यूज कर सकते हैं, वो इस तरह से थी कि इंडिया इज ए फंक्शनल डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड इलेक्शंस इवन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक शोज दैट एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतने एफिशिएंट तरीके से इलेक्शन करवाए हैं। एकदम नॉमिनेशन फॉर्म्स भी ऑनलाइन ही भरे गए थे। तो इट शोज दैट द मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैव अडेप्टेबिलिटी टू द कोविड पेंडेमिक वर्ल्ड। ओके, तो इसके बाद डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि अगर कोई, नंबर वन, अगर कोई वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे पॉलिटिकल पार्टी से, तो एंटी डिफेक्शन के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नंबर टू, कोई मेंबर अपनी पार्टी के विप के अगेंस्ट ऑर्डर करते हैं। विप बेसिकली एक डायरेक्शन, पार्टी का डायरेक्शन होता है ताकि उसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और एक चैनलाइज्ड एक्शन हो सके। इसलिए पार्टी में एक विप होता है जो कि अपने मेंबर्स को डायरेक्शन देता है। अगर वो उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत ले, ज्वाइन कर ले, तो भी उसको डिफेक्शन कर दिया जाता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले आफ्टर 6 मंथ, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर 6 महीने से पहले कर लेगा तो दैट्स ओके। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके जिसके आधार पे आप डिफेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो। ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंगली एससीओ की वर्चुअल समिट हुई 20th, जिसमें कि रसिया ने प्रेजाइड किया था। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया इंडियन वैल्यूज को। प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इट मीन्स मे ऑल बी हैप्पी एंड ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस। तो ये हमारे इंडियन वैल्यूज हैं जो हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं। तो इसको आप कहीं एथिक्स पेपर में यूज कर सकते हो कि इंडियन वैल्यूज का कैसे आज भी रेलेवेंस है कोविड पेंडेमिक वर्ल्ड में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने 75 फॉर यूएन फॉर्मेशन की बात कही और कहा कि इसका गोल आज भी अचीव नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि नीड टू बी सॉर्ट आउट। एंड इंडिया हमेशा से ही यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए एफर्ट्स करता रहता है। तो
प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया इज गोइंग टू एंटर नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी फ्रॉम 2021। इसके बाद स्पेसिफिकली पीएम ने क्रिटिसाइज किया कि बायलेटरल इशू, कुछ लोग एससीओ प्लेटफॉर्म पे बायलेटरल इश्यूज उठाते हैं जो कि एससीओ की चार्टर और संघाई स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हमारा कश्मीर का जो बायलेटरल इशू है उसको उसको ग्लोबलाइज करने का की इंटेंशन से उसको उठाता रहता है। स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को वार्निंग दिया कि चाइना शुड रिस्पेक्ट अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वर्ड जैसे मेंस में जब भी आंसर लिखते हो कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये वर्ड यहाँ पे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके बाद पेरू कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। पेरुवियन प्रेसिडेंट जो मार्टिन विजकारा, उसको उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस थे और उसके अगेंस्ट वोट किया गया, तो वो अभी प्रेसिडेंट की पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन ने सीज फायर के लिए बोला है टिग्रे रीजन में। ये मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि टिग्रे रीजन कहाँ पे है इथोपिया में, और दन्नाकिल डिप्रेशन और टिग्रे रीजन मैंने दोनों आपको मैप में दिखाए थे। तो बिकॉज ये ऐसे ऐसे लोकेशन जो बार बार न्यूज़ में आती रहती हैं वो आपको अच्छे से अपने एटलस में मार्क करना चाहिए। अजरबैजान, आर्मेनिया और रशिया ने एक पीस डील साइन कर ली है। बेसिकली बहुत दिनों से नगोर्नो काराबाख रीजन जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट का इशू बना हुआ है, तो ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। तो इसकी लोकेशन भी आपको मैं दिखाऊंगा मैप में। और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो पूछा जा सकता है कि भाई यूएनएससी में रिफॉर्म्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनएससी में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। बेसिकली यूएनएससी की परमानेंट 5 मेंबर ही हैं। अफ्रीका इतना बड़ा कंटिनेंट है, 54 कंट्रीज हैं, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। इंडिया ऑलमोस्ट 1/7 पॉपुलेशन वर्ल्ड की होल्ड करता है, लेकिन इंडिया से कोई परमानेंट सीट में नहीं है। तो इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में यूएनएससी में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। और अगर यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस पूछें तो भी एक मेंस में पूछा जा सकता है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बन जाएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर 1, इट इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 324 of the constitution envisages the provisions relating to the election commission. Number 3, it is responsible for conducting elections of parliament, state assembly and local bodies. The term of the election commissioner is up to 5 years and 65 of years age. बेसिकली यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट्स भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से वो पूछते हैं कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 and 4। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसमें पहली 2 स्टेटमेंट एकदम सही है, बाकी के 2 स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, दैट इज नॉट 5 ईयर, दैट इज 6 ईयर। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इलेक्शन कमीशन चैप्टर लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं। हमारे चैनल पे पहले से ही पॉलिटिक्स सारे चैप्टर्स और शॉर्ट और एकदम क्लियरिटी के साथ अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पे डू नॉट है, डू नॉट टच कैस्पियन सी, तो दैट इज इराक। ये बाकी तीनों कंट्रियां टच करती हैं। तो इसके लिए ये जितने भी यूपीएससी का हमेशा फेवरेट रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन को टच करती हैं, कौन सी कंट्रीज कैस्पियन को, रेड सी को। तो इसके लिए हर एक ओशियन के लिए आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। जैसे कैस्पियन सी के लिए एक ट्रिक है, तारीख। तारीख मतलब डेट। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग ट्रिक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको बाकी ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले एपिसोड में डाल दूंगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? द क्वेश्चन कैन बी लाइक कि डू यू थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ सक्सीडेड इन मीटिंग इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स इफ एनी टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड। अब 250 वर्ड में पूछा है, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक के अंदर अच्छे से बताना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है।
एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या उसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से रहेगा। तो इंट्रो में आप क्या करेंगे, इंट्रो में आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्यों लाया गया और इसके प्रोविजंस क्या हैं। इसके बाद बॉडी में हम डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर क्या लूप होल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही थी। इसके बाद अगर इससे जुड़े कोई लैंडमार्क केस है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो हम वो कोट करेंगे और उसके बाद सुटेबल स्टेप्स बता देंगे और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो बेसिकली आप इंट्रो में लिख सकते हो, इन 1985 टू कब द एविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन एंटी डिफेक्शन वाज पास्ड एंड द 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको लिखना है, एक बहुत फेमस है योतो होलन केस। इस केस में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि 10th शेड्यूल एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इट नाइदर इम्पिंजेस अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉर सबवर्ट्स द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये केस मेंशन कर दीजिए आप इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको एडवांटेजेस भी लिखना है तो मैंने 6 एडवांटेजेस लिख दिए हैं कि भाई ये स्टेबिलिटी देता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टी को इंश्योर करता है, पार्टी डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरह के 2 या 3 आप एडवांटेज लिख दीजिए, 2-3 चैलेंजेस लिख दीजिए। ठीक है, अब मैप में जैसे मैंने आपको ये लोकेशन मैंने बताया था आर्मेनिया और अजरबैजान का, तो ये वो रीजन है नागोर्नो काराबाख रीजन। ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है और ये रीजन है। अब ये रीजन है तो अजरबैजान में, लेकिन यहाँ पे आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है बाई एथनिसिटी। इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत डिकेड ओल्ड है। इसके ऊपर भी हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, आपको लिंक मैं दे दूंगा उसका भी यहाँ आई बटन पे, आप वो देख लीजिए। बहुत डिकेड ओल्ड मैटर है, ये कोई नया मैटर नहीं है। इधर कैस्पियन सी है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, दिस इज कैस्पियन सी। तो ये अजरबैजान है, ये रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। तो ये ऑब्जर्व, जैसे ये अरल सी है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सी, ओशियन या फिर स्ट्रेट वाटर बॉडीज, उनको या लेक्स हैं, तो उनको आप धीरे धीरे अपने मैप्स में एटलस में अपडेट करते रहेंगे तो एग्जाम आते आते वो इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेली न्यूज़ के लिए आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।